इसका हिंदी क्या है? इम्पार्शियलिटी, भेदभाव ना करना। और कोई इम्पार्शियलिटी का आपका जो निष्पक्षता, निष्पक्ष है कि नहीं। एक है आपका न्यूट्रलिटी, तटस्थता। एक है आपका जो है नॉन पार्टीशनशिप। है कि नहीं। इसका है राजनीतिक तटस्थता, राजनीतिक तटस्थता। ये चार मूल्य फिर से आपके जो है सिविल सर्वेंट के लिए चार मूल्य फिर से माने गए। तो देखा जाए तो ऑब्जेक्टिविटी लाने के ये तीन तरीके जो है इसी के अंदर, इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने पहले दो वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है और इसका उल्टा क्या होता है। इसका उल्टा क्या होता है ना, सब्जेक्टिविटी। ठीक, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता, है कि नहीं। वस्तुनिष्ठता इसका है, इसके दो वर्ड यूज होते हैं, आत्मनिष्ठता या व्यक्ति निष्ठता। आत्मनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता, ठीक है। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है। बताया तो था पहले, एक बार दो बार कई बार डिफरेंस हो गया होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी कितना याद है देख रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए वही से शुरुआत करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी जो वर्ड आई है कहाँ से आई है, ऑब्जेक्ट से आई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ही आप क्या जो है लास्ट में जोड़ दिया। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु। और वस्तु का गुण क्या होगा, वस्तु का जो प्रॉपर्टी है गुण क्या होगा, वस्तु की जो क्वालिटी या प्रॉपर्टी क्या होगी। हाँ, मतलब वस्तु है तो कोई भी वस्तु सबके लिए क्या होगी, सेम ही होगी, है कि नहीं। जैसे ये, ठीक है, तो ये थोड़ी ये बोलेगा कि मोबाइल नहीं है, रेडियो है बोलेगा ये। ठीक है, तो 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 इसका, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया आपका जो है, जो सभी के लिए क्या होते, समान होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं आपके। जो वस्तु का मतलब हो गया आपका जो है, तो वस्तु का मतलब आपका हो गया जो सबके लिए क्या हो, है ना, जो सबके लिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान विशेषता रखते हो, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिविटी का गुण बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए 2+2 कितना होगा, और पाकिस्तान वालों से पूछोगे तो पाकिस्तान वाले क्या बोलेंगे, 2+2 और ही बोलेंगे, तो चेंज नहीं होगा ना भाई, राइट। तो इस तरीके से तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जो सबके लिए समान होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है ना, व्यक्ति से व्यक्ति में अंतर या उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। आ रही बात समझ में, नॉट वेरीड पर्सन टू पर्सन। आ रही बात समझ में, सबके लिए क्या होगा, एक ही होगा। आई ना बात समझ में। तो वैसी विशेषता वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, राइट। सब्जेक्टिविटी इसकी उत्पत्ति हुई है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर वो विषय नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब व्यक्ति से है ना। ग्रामर पढ़े होंगे आप लोग, तो ग्रामर में जब भी पढ़ते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
है ना, इस सब पढ़ाया जाता है आपका जो है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति से है ना। हालांकि सब्जेक्ट कोई वस्तु भी हो सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से हो गया। और व्यक्ति, सभी व्यक्ति समान है कि अलग अलग है? समान है सभी व्यक्ति। ठीक है, हाँ मतलब व्यक्ति, मतलब देखेंगे तो सभी व्यक्ति समान नहीं है। और यहाँ पे मुख्य रूप से सब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे मेरे बारे में पूछा जाए कि आप क्या जो है, मैं कैसे दिखता हूँ, तो कुछ लोग बोलेंगे एकदम खड़ूस दिखते हो, ठीक है, कुछ बोलेंगे ठीक दिखते हो, कुछ अच्छे दिखते हो बोलेगा। तो आप सभी के विचार क्या है, मेरे लिए अलग अलग हो सकते हैं, है कि नहीं, है ना। मैं एक वस्तु भी हूँ, वैसे वस्तु के रूप में तो इंसान हूँ, लेकिन व्यक्ति का मतलब मेरे, आपके जो है मेरे बिहेवियर से कंटेक्स में हो गया, मेरे विचार के कंटेक्स में हो गया, है ना। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, है ना, पर्सन वेरी, पर्सन टू पर्सन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके जो है व्यक्ति, या अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग क्या हो सकता है, आपके जो है मत हो सकते हैं, जिसके जिस बारे में अलग अलग व्यक्तियों के मत क्या होंगे, आपके जो है अलग अलग होंगे किसी चीज के बारे में। अब जैसे शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में पूछा जाए, तो जो मांसाहारी वाले होंगे वो बोलेंगे कि क्या बोलते हैं आपका जो है मौला ही मौला है कि नहीं। और जो मांसाहारी नहीं खाते होंगे, शाकाहारी वाले होंगे, बोल दो चार पहली नाक भाव सुगड़ने स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं। तो वो सबके अपने अपने क्या हो गए, पसंद की बात हो गई, आई ना बस समझ में। तो ऐसी स्थिति को हम लोग किस में रखते हैं, सब्जेक्टिविटी में रखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में, पहले तो बाकी डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया जो सबके लिए समान हो, इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता है। तो जो भी साइंस है, जैसे न्यूटन के नियम है, वो हर जगह लागू होंगे, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी वाला गुण हो गया, है ना। ऐसे नहीं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पाकिस्तान में लागू नहीं होगा ना, वहाँ ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर ही जाएगी वस्तु, ठीक है। ऊपर तब जाएगी जब वो, एक होता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, उससे ज़्यादा होगा तब वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा, तब वो बाहर ऊपर जाएगा आपके जो है। तो हर जगह लागू होगा, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी का गुण हो गया। और सब्जेक्टिविटी का मतलब अलग अलग। अब जैसे बुर्का प्रथा की बात करें, तो बुर्का प्रथा इस्लामिक कंट्री में या फिर इस्लाम धर्म के लिए बुर्का प्रथा वाले बोलेंगे कुछ भी बुराई नहीं है, क्योंकि वो अपने संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन बाकी लोग फिर उसके बारे में विचार, है कि नहीं। तो जय तुम्हारे क्या विचार है, बुर्का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, रिलीजन के हिसाब से देखा जाए तो होना ही चाहिए, लेकिन एक इंसान के नाते सोचोगे कि तुमको कहा जाए कि 24 घंटे बुर्का पहन के रहो, पसंद करोगे? तो फिर महिलाओं को क्यों पसंद करवाते हो? तो ये कहें, हाँ तो कहने का मतलब है, हाँ बाहर ठीक है, बाहर भी तुमको निकलना हो तो ठीक है, रिलीजन ने सिखाया, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो, है ना, आदमी मैंने कहा ना कि लॉजिकली देखा जाए तो बुर्का प्रथा की उत्पत्ति क्यों हुई थी, क्योंकि उस समय धूल भरे क्षेत्रों में मुस्लिम इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, मरुस्थली क्षेत्रों में। तो वहाँ पे जैसे अरब देशों में जाओगे तो पुरुष पुरुष लोग भी पगड़ी पहनते हैं और पीछे उसका साफा रहता है। जब धूल उड़ती तो उन लोग भी क्या कर लेते हैं, साफे को सामने ले आते हैं। तो वो धूल से बचने के लिए जनरली देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन फ्रांस में, हाँ, हम जैसे देशों में वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेंज नहीं हुआ वो। अपने हम लोग इतने ज़्यादा धर्म के प्रति रिजिड हो जाते हैं कि जो समय के साथ चेंज होना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। तो वहाँ पे कुछ अच्छे लोग को सामने आकर के दूर करने की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। गलत लोग गलत इसलिए कर पाते कि अच्छे लोग चुप रह जाते हैं, है ना, क्योंकि वो मालूम है कि अच्छा व्यक्ति कुछ थोड़ा सा अच्छा बात बोलेगा तो 1000 जो गलत लोग हैं आपके ऊपर क्या करेंगे, टूट पड़ेंगे, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा सा कई सारी समस्याएं रहती है। तो ये है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब है कि बुर्का प्रथा के बारे में लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। उसी प्रकार हर चीज के बारे में, तो जिसके बारे में विचार अलग अलग होंगे पर्सन टू पर्सन, वह कौन सी विशेषता वाला गुण हो गया उसमें, जो सब्जेक्टिविटी, और इसमें ऑब्जेक्टिविटी, राइट। पर्सन टू पर्सन वेरी क्यों नहीं करेगा? मेरे बारे में तुम्हारे विचार अलग होंगे, इसके विचार अलग होंगे। हाँ,
ऑब्जेक्टिविटी में तो सेम होगा सबके लिए। ऑब्जेक्टिविटी में तो जो चीज़ है वो तो, जैसे पेन है तो सबके लिए पेन ही होगा, चाहे इस्लाम धर्म का मानने वाला हो चाहे हिंदू धर्म का मानने वाला हो। ये थोड़ी कि इसके लिए मार्कर चेंज हो जाएगा उसके लिए। फ़ोन तो फ़ोन है सबके लिए। नाम भले अलग दे सकते, भाषा अलग है तो नाम भले हो सकता है अलग, लेकिन है तो फ़ोन ही आपका है जो। आए ना बस समझ में। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो सबके लिए क्या होंगे, आपके समान होंगे। टेबल चेयर है तो टेबल चेयर ही होगा सबके लिए, उसमें कुछ अलग अलग थोड़ी बोलेगा कि टेबल चेयर नहीं है कुछ और है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए अब इसी को फिर से एलेबोरेट करके पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा कैसे बनाओगे, ये तो हो गया आपका जो है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है सिंपल शब्दों में, वो तो आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया जो सभी के लिए समान होते हो। तो ऑब्जेक्टिविटी होने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो रहेगा, ऑब्जेक्ट तो मैं भी है कि ऑब्जेक्टिव हूँ वैसे तो, ठीक है। तो सबके लिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट बस ये कि मेरे विचार ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नहीं, मैं भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही आऊँगा, सबके लिए इंसान ही हूँ ना भाई। तुम थोड़ी बोलोगे कि मैं जानवर हूँ, इसको पूछोगे तो बोलोगे इंसान है, और ऊपर से आप जेंडर पूछेंगे तो मेल है, तो एज ऑब्जेक्ट हो गया। बट ये है कि मेरे बारे में तुम्हारे क्या विचार है, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है उसको पूछूंगा तो उसके बारे में विचार अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बेकार होगा, किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं। तो वो वेरी कर सकता है। बट एज अ ह्यूमन बींग के रूप में इंसान, सभी लोग बोलोगे इंसान ही है भाई, है ना। कोई बोले ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हम भी आएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु हो गया, तो हम भी एक वस्तु हो गए। बस हमारे में बस हमारा एक वस्तु के बाद एक अलग हो गया तो हमको नाम अलग दे दिया गया। हमारे में इस कॉपी और हम मेरे में अंतर क्या है कि मेरे में थोड़ा चेतन शक्ति, सोचने की क्षमता है, हूँ तो मैं भी वस्तु, इसलिए एक अलग हमारी विशेषता हो गई। तो उस कंटेक्स में फिर हाँ फीलिंग्स, और हाँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी में जो है सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट का मतलब व्यक्ति का मतलब ही हो गया जिसमें आपका फीलिंग्स हो, महसूस करने की क्षमता हो आप में जो है। इसमें कहने का मतलब इसमें क्या आ गया, हमारे में चेतन शक्ति आ गई, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट में चेतन शक्ति नहीं होती है। तो एक ऑब्जेक्ट भी हूँ और मैं एक अपना सब्जेक्ट भी हूँ व्यक्ति के रूप में। हर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, राइट, लेकिन हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं। आई ना बस समझ में। तो ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी किस पर आधारित होती है, तथ्यों पर आधारित होती है। परिभाषा बनाएंगे, पहले समझ लो। ऑब्जेक्टिविटी किस पर आधारित होती है, आपका जो है तथ्यों पर आधारित, फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब जो है वही रहेगा, उसमें कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं होगा, है कि नहीं। तथ्यों पर आधारित होता है। तो और तथ्य का मतलब होता है सर्वसम्मति। और तथ्य का मतलब क्या होता है आपका जो है, तथ्यों का मतलब ही इसमें सर्वसम्मति होगी, सर्वसम्मति, सभी का क्या होगा, कंसेंसस होगा। आ रही बात समझ में, कंसेंसस ऑफ ऑल, सर्वसम्मति होती है। तथ्यों के बारे में प्रमाण दिए जा सकते हैं, उसको तथ्य बोलेंगे। जिसके बारे में एविडेंसेस हमारे पास हो, तो तथ्य के क्या गुण आएंगे, तो तथ्य उनको कहेंगे जिसके बारे में सर्वसम्मति। जैसे ये आपका मार्कर है ना, कलर ब्लैक है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग, किसी को ब्लाइंड कलरनेस ना हो तो सभी के लिए ब्लैक ही होगा, है कि नहीं। तो ये सर्वसम्मति हो गया, सभी लोग सहमत हो कि ये ब्लैक है। दूसरा, प्रमाण प्रूफ कर सकते हैं ब्लैक क्यों है, 7 कलर है, 7 कलर में ब्लैक ऐसे दिखाई देता है कि नहीं। तो ये एविडेंस हो गया आपके लिए जो है, तो उसको हम लोग तथ्य में रखते हैं, फैक्ट्स में रखते हैं। आई ना बस समझ में। तो इसीलिए तो ऑब्जेक्टिविटी में तथ्य का होना जरूरी है। और तथ्य में, तथ्य किसको कहेंगे हम लोग, जैसे तथ्य, अब भगवान को फैक्ट्स कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। भगवान, आत्मा, सोल, कैसे बोलोगे इसको, उससे प्रमाणित कैसे करोगे तुम। भगवान है, सर्वसम्मति थोड़ी है। कई लोग हो सकते नहीं मानते भगवान को, कई सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान का एग्जिस्टेंस
है ना। आपके सबसे बड़े वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग्स, है ना, जो आपके आज के युग के देखा जाए तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने कभी नहीं माना कि भगवान का कोई अस्तित्व हो सकता है ना। उन्होंने पूरा का पूरा ब्लैक होल से लेके पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट दे दिया पूरा। तो उन्होंने कहा देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो भगवान की उपस्थिति नहीं मानते, है कि नहीं। तो गॉड को हम लोग सर्वसम्मति है इसमें जरूरी नहीं है। प्रमाणित कैसे करोगे? यदि मैं तुम मानते भी हो तो प्रमाणित करो, कहाँ पर है भगवान, किधर है, एक है, दो है, हजार है, लाख है, करोड़ है प्रमाणित कर पाओगे? तो इसका मतलब भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, वह आपके जो फैक्ट्स नहीं है ना। एक क्या है आपका जो है, ये अलग अलग इसके विचार सब्जेक्टिविटी में आ जाएगा, है ना। आत्मा मानते हैं लेकिन प्रूफ, ठीक है, प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। बाद में कोई टेक्नोलॉजी आ गई बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। अब वो तो तब देखोगे, प्रमाण करो ना भाई ऐसा है, तो तुमने देखा है कभी नहीं, तुमने कभी देखा है अपनी आंखों से? तो सुनी सुनाई बातें हैं, जब देखोगे, और सिर्फ तुम्हारे आंखों का भ्रम भी हो सकता है, डर के कारण से लग रहा हो कि किसी आया और दरवाजा बंद करके चला गया, लेकिन उसको प्रूफ कर पाओ तो फिर मानना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में भूत या आत्मा होती है कि नहीं। लेकिन मानते तो है लेकिन हम प्रूफ नहीं करते। ये सब चीज़ें किस में आएंगी? आपकी जो फैक्ट्स नहीं, ये फैक्ट्स तथ्य में नहीं आएंगे। तो तथ्य का मतलब ही है कि जो सर्वसम्मति जिसके बारे में सभी की हो और इसको हम लोग प्रमाणित कर सकते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्ट्स बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा? जो तथ्यों पर आधारित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित होंगे, तर्कों पर आधारित हो, लॉजिक्स। सुकरात ने लॉजिक की बात की है, तर्कों पर आधारित। सुकरात जो थे, सोक्रेट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो सुकरात तर्कों के द्वारा ऑब्जेक्टिविटी की बात करते। तर्कों का मतलब तर्क के द्वारा भी ऑब्जेक्टिविटी सिद्ध की जा सकती है, तर्क के माध्यम से भी आपका जो है ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है प्रूफ किया जा सकता है। तर्क दिया जा सकता है, तर्क से प्रूफ किया जा सकता है कि वास्तव में जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है। बस वो समझने वाली बात है कि तुम उस तर्क को मान पाओगे या नहीं मान पाओगे। सोक्रेट्स ये फिलोसफर्स का नाम है, सुकरात, ठीक है। सोक्रेट सबसे ग्रीक फिलोसफर थे, सबसे बड़े मतलब अपने समय के फिलोसफर थे, ज्ञानी व्यक्ति, है ना। वो उनको अपने समय का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। फोटो भी देख लेना उसकी। तो तर्कों से कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि कोई अछूत व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर अछूत हो जाते हैं, भगवान अछूत हो जाते हैं। तो ये हमारी एक आम धारणा प्राचीन समय से चली आ रही है, ठीक है। मंदिर क्या हो गया आपका? अछूत हो गए, या भगवान क्या हो गए आपके? अपवित्र हो गए, है ना। अब यहाँ पे लॉजिक देने वाले क्या देंगे कि यदि भगवान को हम क्या मानते? पवित्र मानते, है ना। मंदिर में भगवान है और भगवान क्या है आपका जो है? पवित्र है। अब किसी अपवित्र व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने से भगवान अपवित्र हो जाएंगे, तो भगवान बड़ा हुआ कि अपवित्र व्यक्ति बड़ा हुआ? समझ गए ना। यदि भगवान अपने आप में क्या पवित्र माने जाते हैं, मैं अपवित्र हूँ, मंदिर में प्रवेश किया और भगवान अपवित्र हो गए, तो मैं बड़ा हुआ कि भगवान बड़े हुए? तो ये गलत कॉन्सेप्ट है ना। अभी तक पॉइंट नहीं, लॉजिकली सोचेंगे तो पूरी तरह से आपका गलत है कि यदि कोई अपवित्र व्यक्ति, उल्टा होना चाहिए, यदि भगवान पवित्र है ना। जैसे पानी है, तो पानी में कोई चीज़ मिलाओगे तो पानी उसमें अपने आप में क्या कर लेती है? पूरा मिला लेती है, वो पानी उसके समान ही हो जाता है ना। पानी को हम पानी में कोई चीज़ डालेंगे, कलर डालेंगे तो कलर को पानी अपने में क्या कर लेता है? मिला लेता है। तो यदि भगवान पवित्र है तो अपवित्र भी यदि प्रवेश करे तो वह क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, गंगा जल, ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या पुराने जमाने से दिया गया, लेकिन
गलत कॉन्सेप्ट है। आ रही बात समझ में? अभी तक ये चला रहा है ना कि अभी भी कई सारे पंडे लोग, कोई है ना, अभी भी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया। अब यहाँ पे फिर से लॉजिक लगाओ। देखो गंगा भी अपवित्र हो जाना चाहिए, उस लॉजिक से देखेंगे तो वो अपवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन वहां पे पवित्र हो जाता है। तो इसका मतलब तो गंगा माता ज्यादा पवित्र है, वहां पे तो ठीक है कॉन्सेप्ट, चल गंगा माता पवित्र है इसलिए उस आदमी क्या हो गया आपका, पवित्र हो गया, तो वहां पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि भगवान के मंदिर में जाके कोई अपवित्र इंसान, भगवान अपवित्र हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भगवान उससे कमजोर है। यही हुआ ना भाई, लॉजिकली सोचेंगे तो सुकरात यही कहता है कि लॉजिकली यदि कोई चीज हम सही साबित कर सके, प्रूफ कर सके, तो वह भी क्या, उसमें भी क्या गुण आ जाएगा, तर्क के माध्यम से हम ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो तर्क है कि अपवित्र व्यक्ति या अछूत व्यक्ति या दलित व्यक्ति के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो जाता है, ये गलत है, ये मान्यता गलत है। क्योंकि यदि भगवान अपवित्र हो गया तो फिर अपवित्र इंसान बड़ा हो गया, भगवान की पूजा क्यों करो, अपवित्र इंसान की पूजा करो। यदि भगवान पवित्र है तो कुछ भी अपवित्र है अपने आप में क्या कर लेगा, उसको शुद्ध कर देगा, तो उल्टा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट गलत है। उसी प्रकार महिलाओं का प्रवेश कई दिनों तक, कई सालों तक मंदिरों में, अभी भी सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन अभी भी वहां के पंडे लोग अलाउड नहीं कर रहे मंदिरों, महिलाओं, शनि मंदिर वगैरह में तो हो गया, पहले शनि मंदिर में भी प्रवेश नहीं था, जो आपका शनि क्या नाम है वहाँ पे, साईं मंदिर का जहाँ पर है, सीडी के पास में शनि देव का मंदिर भी एक, ठीक है, क्या तो बोलते वहीं पर, तो वहाँ पे भी पहले महिलाओं का प्रवेश अलाउड नहीं था, बाद में कर दिया गया। अभी सिर्फ हमारे सबरीमाला है, कादू जगह और होंगे गाँव में पता नहीं। तो अब ये सोचो कि यदि महिला के प्रवेश होने से भगवान अपवित्र कैसे हो सकता है। पहली बात तो भगवान ने सबको बनाया, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चींटी हो, चाहे शेर हो, चाहे बंदर हो। यदि हम पूरे प्रकृति का निर्माण किसको मानते हैं, निर्माण करने वाले किसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं, राइट। तो भगवान ने सबको बनाया, तो भगवान भेदभाव करेगा क्यों, है ना, भगवान भेदभाव करेगा क्यों, किसी को पवित्र किसी को अपवित्र क्यों बोलेगा, पहली बात। दूसरा, हम सब इंसान महिला के पेट से ही पैदा हुए, 9 महीने गर्भ में हर व्यक्ति रह करके पैदा हुआ है। तो यदि तुम महिला को अपवित्र मान रहे हो, तो हम सब उन्हीं के पेट से पैदा हुए, तो हम कैसे पवित्र हुए। लॉजिकली सोचेंगे तो ये होगा ना, लेकिन रूल्स हमने क्या बना रखा है, सोचने वाली बात है ना भाई, तर्क। तो सुकरात यही कहते हैं कि तर्क के माध्यम से भी हम ऑब्जेक्टिविटी तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिविटी के निर्धारण के लिए तर्क भी एक क्या होगा, तर्क भी एक क्या होता है आपका, जो एक माध्यम होता है। आ रही बात समझ में? और हाँ, मूर्ख लोग नहीं, वहाँ मूर्खों ने बनाया, मूर्ख लोग फॉलो करते हैं, बनाने वाले फॉलो करने वाला मूर्ख है वहां तक ठीक है, लेकिन जो बनाया उससे ज्यादा मूर्ख बना अभी। समझ रहे हो ना भाई, तो ये चीज है। एनीवे, तो कहने का मतलब समय के साथ हर चीज पे आपको सोचने की जरूरत, लेकिन हम इंसान क्या सोचता नहीं है, जबकि इंसान को एक चिंतनशील प्राणी बनाया गया। बस कौवा कान ले गया बोले तो कान के कौवे के पीछे भाग जाते, क्या सही है क्या गलत नहीं देखते, है कि नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा कहीं ना कि श्रद्धा अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन भगवान ने सोचने की क्षमता भी आपको दी है, तो क्या सही है क्या गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही क्या कर रहा है, हर किसी का अपने, मैंने कहा ना, हॉब्स जैसा व्यक्ति, हॉब्स जो समाजशास्त्री, ये कहता है कि माँ भी दुनिया में क्या है, स्वार्थी है, ठीक है। उसका स्वार्थ थोड़ा सा बहुत ही छोटे स्तर का होगा, छोटे का मतलब है कि, लेकिन माँ को भी उसने क्या कहा हुआ है, स्वार्थी का है, राइट। कोई बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता है। माँ बाप का भी थोड़ा सा स्वार्थ होता है कि बच्चा बड़ा होगा तो हमारी कुछ सेवा करेगा, हमारी देखभाल करेगा, इसलिए पैदा भी करते हैं कि बुढ़ापे में कोई तो हमारे साथ। तो ये स्वार्थ, इतना यही स्वार्थ बच्चों को जन्म देने और उसको पाल पोस के अच्छा करने के पीछे थोड़ा बहुत तो छुपा ही होता है। 100 माइनस या 0% तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो अंदर हर किसी माँ बाप में, भले ही कितना भी बोले कि हम उम्मीद नहीं करते कि हमारे साथ बुढ़ापे में रहेगा नहीं रहेगा, कितना भी बोले, लेकिन अंदर से तो एक थोड़ी सी इच्छा तो रहती है। तो इसका मतलब माँ बाप भी पूर्णतः क्या हो गए, मतलब पूर्णतः तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा में स्वार्थी हो गए। तो दुनिया में कोई भी निस्वार्थ नहीं है। तो
तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, महिलाओं को जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, पुरुषों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बनाए हुए हैं, है ना। पहली बात तो जो नियम बनाए गए, अब जिनके लिए नियम बनाए गए उन्हीं की सहमति नहीं है तो नियम कहाँ तक जस्टिफाइड है? सीधी सी बात है, मैं तुम लोग के लिए नियम बना रहा हूँ, गर्ल्स लोग के लिए, और तुम्हारे ही विचार नहीं पूछूं तो वो नियम क्या हो गए? अपने आप में गलत हो गए, अनैतिक हो गए, आप कह जो अनजस्टिस हो गए, हो कि नहीं हुए? क्योंकि सीधी सी बात है, तुम्हारे लिए नियम बना, तुमको शामिल नहीं किया, तो फिर इस नियम का वो तो हमने अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से बना दिया भाई, कि महिलाओं को ये करना है चाहिए, महिलाओं को वो करना है चाहिए। ठीक है, उस समय समाज बना तो समाज, शुरुआत में समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं था, लेकिन पुरुष थोड़ा सा डोमिनेंट हो गए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा कहीं ना कहीं शारीरिक, या भगवान ने कहा जाए कि कुछ आपकी जो स्थिति ऐसी दी थी कि न चाहते हुए उनको थोड़ा सा, लेकिन आज की डेट में हर चीज़ प्लेन भी उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है, तो महिलाएं शारीरिक रूप से कहीं पर भी कोई कमजोर नहीं है। सेना में जा रही, जो काम पुरुष कर सकता है महिलाएं भी पूरी तरह से खुल करके कर ही रही है। तो कहने का मतलब उस समय हमने अज्यूम किया कि कमजोर है, लेकिन आज देखेंगे तो वो भी खत्म हो गया, आप कह जो। तो जो भी रूल्स बनते हुआ कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए बनाए गए, तो वही उसी तरह से फायदे के लिए मंदिर और ये सब के रूल्स भी बनाए कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए, है नहीं बस समझ में? तो आज की डेट में उसको मानने से पहले कम से कम इंसान होने के नाते हम अपने दिमाग से चिंतन से सोचे तो सही कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद उसको मानना है नहीं मानना। लेकिन मैंने कहा हमारे यहाँ 99% लोग सोचते ही नहीं है, बस मोदी जी ने बोला कि ठीक है घंटी बजाओ तो घंटी बजाने लग जाते, है ना। ये नहीं सोचेंगे घंटी बजाने से क्या फ़ायदा होगा भाई, लेकिन बस बोला मोदी जी ने तो बोला ठीक है, सही है गलत है, सही है गलत है कोई मतलब नहीं है। अब जैसे महाकुंभ है, ठीक है, बहुत सारे भीड़ अपनी आस्था अलग जगह, लेकिन भगदड़ उड़ी, कल दिल्ली में आपका स्टैम्पेड हो गए। तो एक समझदार व्यक्ति हूँ, मैं भी जाने की सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई मरने से बेटर है कि ना जाऊँ ठीक है। अब लंबे लंबे 2-2 3 दिन तक कार फंसी हुई है, ठीक है, तो मैंने अपने जाना क्या किया, कैंसिल कर दिया। ट्रेनों में ये हाल है कि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, अब कब इतने भीड़ में कब कहाँ भगदड़ हो जाए, हुई दिल्ली में हो गई, प्रयागराज में हालत खराब है, कितनी व्यवस्था संभालेंगे लोग, पुलिस क्या कर लेगी? ठीक है, एक और महाबेवकूफ लोग है इस टाइप से ठीक है, चलिए, कहने का मतलब ये है कि आदमी को एक चिंतन सोचने की क्षमता दी गई है, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी इतनी भीड़ में यदि कोई महाकुंभ जाने की सोच रहा है तो आस्था अपनी जगह है, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल करके जा रहा है, जीवन से बड़ा कोई आस्था नहीं है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये एनीवे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, अब एक लाइन परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब तथ्य एवं तथ्यों पर टिके हुए तर्क, तथ्य तथ्य एवं तथ्यों पर टिके हुए तर्क जो निर्णय एवं चिंतन की प्रक्रिया में जो निर्णय एवं चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों कॉमा विश्वासों कॉमा पूर्वाग्रहों हितों कॉमा रुचियों इत्यादि से तटस्थ रहकर लिए जाते हो। क्लियर हुआ? इंग्लिश में इन प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग, इन प्रोसेस ऑफ decision making and thinking to be neutral to personal values comma
इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस या प्रिजुडिसेस, कॉमा, बिलीफ्स एंड completely based on facts, logics and evidences. समझ गए? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिविटी का गुण बोलेंगे। आगे बात परिभाषा समझ में अपने से अच्छे से, मतलब ऊपर ऊपर लिखोगे तो मैंने कहा ऊपर ऊपर नंबर मिलेंगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए जरूरी कि हम थोड़ा सा लगे कि हाँ वास्तव में अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी निर्णय ले, है ना, कोई भी थिंकिंग करे, उस प्रोसेस में हम अपने पर्सनल वैल्यू से क्या रहे, न्यूट्रल रहे, है ना, मुझे क्या पसंद है ना पसंद है उससे न्यूट्रल रहे, आई ना बस समझ में। और उसके अलावा जो भी निर्णय हुआ किस पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो, है ना। जैसे पाँचों के बारे में मुझे निर्णय लेना, पाँचों ने एग्जाम दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे आपका यदि पेपर चेक करूं तो सबके लिए सबको बराबर देखते हुए चेक करूं, जिसने भी अच्छा नंबर अच्छा लिखा है उसको अच्छे नंबर दूं और जिसने भी बेकार लिखा है उसको कम नंबर दूं, तो मैं ऑब्जेक्टिविटी वाला क्या कहलाऊंगा, टीचर कहलाऊंगा। आ रही बात समझ में? लेकिन यदि मैं चेक करते समय यदि मान लेता है कि मैं किसी को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ तो जानबूझ के उसको ज़्यादा नंबर दे दिया, एक नंबर, तो फिर मैं वहाँ पे मैं अपने मूल्यों से तटस्थ नहीं हूँ, है ना। मैं किसको पसंद ज़्यादा करता हूँ कम करता हूँ उससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो अच्छे से लिखा है उसको ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, जो बेकार लिखा है उसको कम नंबर मिलने चाहिए, ये मेरा क्या होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए, तब मैं क्या कहलाऊंगा, ऑब्जेक्टिविटी वाली विशेषता। 100% ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए, कुछ चीज़ों में खास करके निर्णय लेने के कंटेक्स में, है ना, वो तो मैथ्स में पॉसिबल है, फिजिक्स में पॉसिबल है ना, केमिस्ट्री में पॉसिबल है कि H2+O2 मिलाओगे प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर एक प्रोसेस में, तो क्या बनेगा, पानी ही बनेगा, है ना बस समझ में। लेकिन निर्णय निर्माण में 100% पॉसिबिलिटीज नहीं होती है ना। कल के दिन प्रशासक बन जाओगे तो क्वेश्चन आया भी होगा या आ सकता है कि एक प्रशासक के रूप में 100% ऑब्जेक्टिविटी कभी भी संभव नहीं है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे कि प्रशासक के रूप में तुम, मतलब कहने का प्रशासक के रूप तुम सबसे पहले क्या कि इंसान हो, और इंसान के खुद के कुछ मूल्य, इंसान के खुद के कुछ मूल्य, उनके अपनी कल्चर के हिसाब से कुछ मूल्य पहले से बंधे हुए, जिस पर्यावरण में बढ़ता है उसके हिसाब से सामाजिक कुछ मूल्य बने हुए, तो न चाहते हुए भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है ना। आई ना बस समझ में? जैसे आप निर्णय देने कुछ काम कर रहे हैं, पता चल रहा है कि किसी आप 4-5 लोगों में एक आपकी जाति का मिल गया या दूर का कोई रिश्तेदार दिख गया, बाकी लोग को नहीं पता है कि वो रिश्तेदार तुम्हारा है, लेकिन तुमको पता है कि मेरा दूर का रिश्तेदार है, तो न चाहते भी थोड़ा सा मन करेगा कि इसको थोड़ा सा फायदा पहुंचा दूं, आई ना बस समझ में। ये संभावना हमेशा थोड़ी बहुत बनी रहेगी, तो इसलिए 100% ऑब्जेक्टिविटी संभव नहीं है। और फ्रायड ने इसी को कहा हुआ है, आपके जो है फ्रायड ने क्या कहा हुआ है कि हमारे मन के 3 हिस्से हैं, ठीक है, हमारे मन के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से, चेतन जिसको हम लोग कॉन्शियस कहते हैं, चेतन हिस्सा कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब जो चेतन हिस्सा है जो आप देख रहे हो ये सिर्फ 10% है हमारा, चेतन हिस्सा कितना है आपका जो है 10%, मतलब जैसे अब मेरे बारे में तुमको कहा जाए तो अब थोड़ा बहुत सोच समझ करके बोलोगे तो सिर्फ 10% होगा, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से मुझसे जुड़े हुए हो तो अंदर भी कुछ भावनाएं मेरे बारे में दबी होंगी, है ना, डांटा होगा तो गुस्से की दबी होंगी, ठीक है, या फिर कुछ और दबी होगी आपकी जो, तो वो कहीं ना कहीं न चाहते भी आपके डिस्टेंस को क्या करेगी,
है ना, क्योंकि 50 से 60% हिस्सा किसका होता है आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड का होता है, और बाकी जो है 40 से 50% हिस्सा किसका होता है आपके जो है अनकॉन्शियस, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं ना, जिसको हम पूर्व जन्म से भी जोड़ सकते हैं कि पिछले हमारी आत्मा ट्रेवल करते हुए पिछले जन्मों से आ रही है, तो कुछ हमारी पुराने जन्मों के भी कुछ, इसलिए कुछ लोग ऐसे बिहेव करेंगे इस जन्म में तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ गड़बड़ उनके साथ हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसे बिहेव करते जो कोई भी संबंध ना, पेरेंट्स लोग सोचते हैं ना कि अचानक से कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमने तो अच्छे संस्कार दिए तो भी वो कुछ गलत कर लेता है। हाँ ठीक है, तो उसी को अनकॉन्शियस में रखते हैं हम लोग। तो सोचो, तो फ्रैड कहता है कि हमारे माइंड का सिर्फ 10% कॉन्शियस है, तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे आप 100% दावे के साथ नहीं कह सकते कि आपने जो डिसीजंस लिया उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी या 100% सही होगा, क्योंकि ना चाहते हो भी सबकॉन्शियस माइंड आपके डिसीजंस को क्या करता है, प्रभावित करता है, करता ही होगा। इसलिए ये भी कहता है फ्रैड कि फ्रीडम ऑफ विल, जो हमने पढ़ा था कि मनुष्य की गलत फहमी है कि मनुष्य सब कुछ अपने मर्जी से कर रहा है। फ्रैड जैसा व्यक्ति कहता है कि फ्रीडम ऑफ विल मनुष्य के पास नहीं है, गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो चेतन रूप से 10% ही डिसीजन ले रहा है, 50-60% और बाकी परसेंटेज तो पूरा का पूरा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है, 90% हिस्सा हमारा। तो हम जो कर रहे हैं, भले ही अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट समझ लो, लेकिन पूरी तरह से हमारे द्वारा किया गया कार्य उसको आप नहीं, है ना, आप भले बोले कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा बड़ा काम डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पुराना हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसलिए आइंस्टीन जैसे लोग मरते समय ये बोल के गए कि मैं सिर्फ जीवन भर में भी देखूं तो अपने दिमाग का 5 से 7% या 10% मैक्सिमम क्या किया है, यूज हुआ है, 90% हिस्सा दिमाग का यूज ही नहीं हुआ। और आइंस्टीन जैसे लोगों ने कहा मरते समय, उनसे किसी ने पूछा कि अगले जन्म में आप साइंटिस्ट होना पसंद करोगे, तो बोले कि नहीं, मैं साइंटिस्ट होने से ज़्यादा बेटर है एक बढ़ई होना पसंद करूंगा, एक बढ़ई कारपेंटर, मतलब एक एग्जांपल दिया, कुछ भी नीचे लेवल का कोई भी वर्कर होना पसंद करूंगा। पूछे क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ जिंदगी भर साइंटिस्ट में इतना अपने आप में उलझा रहा कि जीवन क्या है जी नहीं पाया, है ना, वो ना उसको बीवी का ख्याल होता था ना किसी का ख्याल होता था, काम में इतना आज। और बाकी जो बढ़ई होता है ना, मैंने कहा सबसे हमारे, यदि मैं अपने ऑफिस में देखूं तो सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति कौन है, सुनील। क्यों? उसको कोई मतलब नहीं है, बस अपने काम पे टाइम पे आएगा, काम करेगा, मस्त रहेगा। उसको बोलो कि 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जा, मैं नहीं रुकूंगा सर, बोलता सीधा। पूछो क्यों? तो बोले मेरे मुझे बीवी के साथ घूमने जाना है। और हम जैसे लोग काम को पहले प्राथमिकता देते, परिवार को सेकेंडरी कर देते। 26 जनवरी के दिन नहीं आया, बोले क्यों नहीं आया? तो बुलाए थे हम लोग तुमको। सर बच्चे के साथ स्कूल जाना था, मैं कैसे आ जाता? अपनी जगह सही है, बच्चे के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको स्कूल जाना उसका जो है कि नहीं। कभी कभार वो मौका आएगा, काम तो रोज ही करता है वो, ठीक समझ रहे हो ना भाई? तो यदि मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में देखूं तो सबसे ज़्यादा सुखी इंसान कौन दिखाई देता है? ठीक है, उसकी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि इकोनॉमिकली देखे तो रहन सहन का, लेकिन वो उसमें भी अपने आप को एडजस्ट कर खुश है ना। जितना भी उसको जैसे भी खाना पीना मिलता होगा, जैसे भी कपड़ा पहनना मिलता होगा, रहना मिलता होगा, उसमें भी वो अपने आप में क्या सेटिस्फाइड है। तो उससे और हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा घर है तो भी एक कोई गेस्ट आ गया अनकंफर्ट हो जाते, है ना। आप कोई भी थोड़ा सा एक तो गेस्ट आता, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, तो 2 BHK है, पूरा घर है मेरा, उसके बाद भी कोई एक फैमिली 2-3 दिन के लिए आ जाती तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते। और मैं जब याद करता हूँ दादाजी के घर गर्मी के दिनों में जाया करते थे, तो हमारे यहाँ 6 मतलब पापा जी मतलब मिला के 3 बुआ है, उनकी पूरी फैमिली आती थी, 3-3 बच्चे मान लो सबके, ठीक है। तो 9 बच्चे वो हो गए, और 3 भाई हो गए, उनके भी 3-3 4-4 बच्चे मान लो, ठीक है। तो कितने हो गए आपके जो है 12-9, ठीक है। और हम लोग 2-2 अलग मान लो आपके जो है। तो एक छोटे से घर में हम लोग गर्मी के दिनों में 2 महीने फुर्सत से रहते थे और मजे लेते थे, है ना। वो पैरा बिछा के सोते थे, उसमें ये भी फील नहीं होता कीड़ा घुस जाएगा कान में या कुछ घुस जाएगा, कुछ भी फील नहीं होता था, ठीक है। पैरा बिछाया, उसके ऊपर गद्दे भी नहीं हुआ करते थे गांव में, तो पैरा बिछाते थे, उसके ऊपर दरी वरी जो भी होता था नहीं होता वैसे ही सो जाते थे रात भर, ठीक है। और
एक दो महीने छुट्टी होती थी गर्मी की, उसको अच्छे से एंजॉय करते थे। आज बड़ा घर होने के बावजूद भी एक ठो कोई आ गया गेस्ट तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुशी का संबंध डायरेक्टली इन चीज़ों से नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो फ्रैड कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी 100, क्वेश्चन आ सकता है आपके जो है कि प्रशासक के लिए आया भी होगा कि प्रशासक के लिए 100% ऑब्जेक्टिविटी क्या संभव है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों संभव नहीं है, तो इसका क्या लॉजिक दोगे? हाँ, पहला तो बताएंगे कि एक हम लोग पहली बात तो क्या, प्रशासक होने की तो है बाद में, पहले एक इंसान है, एक व्यक्ति है, और हर एक इंसान के अपने क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। हर एक इंसान की अपनी अपना विश्वास होता है, हर एक इंसान का अपना इंटरेस्ट, रुचि होती है, हर एक इंसान की अपना क्या होता है आपके जो है एक बिलीफ सिस्टम, विश्वास, और आपके जो है क्या होता है एक आध वर्ड और यूज करना चाहेंगे तो क्या होता है आपके जो है मूल्य के साथ साथ सोच विचार होते हैं आपके जो है कि नहीं, पूर्वाग्रह होते हैं, कुछ पूर्वाग्रह पहले से होते हैं, कुछ पूर्वाग्रह क्या होते हैं पहले से होते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब समझते हो ना कि पहले से हाँ, जैसे पाकिस्तान का नाम आते ही हम पहले ही समझ जाते हैं कि हमारा दुश्मन है, तो सभी लोग वहाँ के दुश्मन होंगे ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोग हमारे दुश्मन ही, वहाँ कुछ लोग हैं जो भारत के बारे में अच्छा भी सोचते हैं, है कि नहीं। तो पूर्वाग्रह का मतलब पहले से हमारे कुछ क्या बना रहता है, विश्वास बना रहता है उसके आधार पर कि चाइना के हैं तो चाइना के लोग ऐसे होंगे, यूएसए के ऐसे होंगे, या उस कम्युनिटी का तो ऐसा होगा, है ना, पहले से बना रहता है, उसको पूर्वाग्रह करते हैं। तो उसके आधार पर ही, जैसे बिहार का है तो पहले दिमाग में आता है कि बिहार का थोड़ा सा आपका क्या होगा, जब दिल्ली में जाएंगे तो बिहार का तो मान के चले कुछ खुराफाती होगा थोड़ा सा, ठीक है। हरियाणा का है तो वो थोड़ा और लड़ने झगड़ने वाला होगा, है ना, उनकी लैंग्वेज ही थोड़ा सा तो नेचुरल होती है उनकी जो है। तो इस तरीके से कुछ पूर्वाग्रह पहले से होते हैं, आ रही बात समझ में। तो इन सब का प्रभाव भी हमारे डिस्टेंस पर क्या होता है, पढ़ना ही पढ़ना है, 100% इनको हम न्यूट्रल कभी भी नहीं कर सकते हैं। और फिर फ्रैड का दे देना कि फ्रैड जैसे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि 100% ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें 10% कॉन्शियस हिस्सा होता है, बाकी पूरा का पूरा 90% हमारा क्या होता है, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस पार्ट होता है, और इस कारण से 100% ऑब्जेक्टिविटी संभव नहीं है। समझ गया, आई बात समझ में। हाँ, नहीं लिखना डायरेक्टली 100%, हाँ उसके बाद फिर उसको प्रूफ करोगे क्यों नहीं है करके, ठीक है, नहीं लिख के मत छोड़ देना बस। हाँ, डेफिनेटली 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, तो क्योंकि ये दो मेन लॉजिक ऐसे भी सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आगे बस समझ में, तो सब्जेक्टिविटी कुछ ना कुछ होना ही है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, समझ में आ गया अच्छे से। अब ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंचने के क्या क्या मार्ग है या विधियां क्या हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने की विधियां, ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंचने के रास्ते या मार्ग, जो भी लिखना है, मेथड्स लिख लो, मेथड्स या वे टू रीच 100%। मैंने फिर से कहा वस्तुनिष्ठता तक पहुंचने के मार्ग या पहुंचने की विधियां क्या हो सकती है। तो फिर से मैंने कहा यदि हम जब भी किसी इंसान के निर्णय की बात करते हैं ना, चिंतन की बात करते हैं, तो 100% पॉसिबिलिटीज ऑब्जेक्टिविटी की नहीं है, लेकिन जितना नियरेस्ट हो, है ना, जितना क्या हो आप लोग इसके नियरेस्ट जा सके उतना ही हमारे लिए क्या होगा, या प्रशासक के लिए, प्रशासक का निर्णय जितने नियरेस्ट होगा ऑब्जेक्टिविटी के इधर की ओर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा, मतलब प्रशासक या जनता के लिए अच्छा होगा। आई नहीं बस समझ में। तो यहाँ पे कौन कौन से मार्ग है, तो उसमें दो तीन लोगों का नाम, सुकरात तर्क के माध्यम से जैसे मैंने बताया अभी, तो सुकरात जिसको इंग्लिश में सॉक्रेट्स कहते हैं, ये ग्रीक फिलोसोफर्स है सॉक्रेट्स। ये तर्क लॉजिक के तर्क पद्धति का यूज करते हैं, लॉजिकल मेथड, तर्क पद्धति के द्वारा ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने की बात करते हैं। समझ में आ रहा है, लॉजिकल मेथड के द्वारा। और लॉजिकल कैसे, वैसी मैंने बताया, जैसे यदि आप मान ले
कि किसी अपवित्र इंसान के मंदिर में प्रवेश करने से यदि मंदिर अपवित्र हो जाता है तो मंदिर कैसे बड़ा हो सकता है? मंदिर या भगवान अपवित्र हो गया तो अपवित्र व्यक्ति बड़ा हुआ, भगवान कैसे बड़ा हुआ? आ रही बात समझ में? मंदिर या भगवान यदि अपवित्र हो जाता है तो भगवान कैसे बड़ा हुआ? वो अपवित्र व्यक्ति बड़ा हो गया भाई कि तुमको अपवित्र कर दे रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि यदि कोई अपवित्र व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे तो वो पवित्र होकर के निकले, वो पवित्र होकर के निकलना चाहिए। उसी प्रकार यदि कोई महिला मंदिर में प्रवेश करती है तो मंदिर कैसे अपवित्र हो सकता है? क्योंकि पहली बात तो भगवान ने पुरुष महिला सबको बनाया, और फिर यदि हम सोचते हैं कि किसी महिला को पर्टिकुलर समय पे छूने या उसके कारण से कुछ अपवित्र हो जाता है, वो भी गलत है। 9 महीने उसी के पेट से हम लोग पैदा हुए तो फिर हम सब क्या हो गए? सिर्फ नहाने से अपवित्रता थोड़ी खत्म हो जाएगी है? तो डेफिनेटली मन की शुद्धता मन के अंदर से शुद्ध होने से होगी आपकी जो है। तो ये सब लॉजिक्स, तो ये सुकरात कहता है कि लॉजिकली यदि कोई बात लग रहा है कि है ना, लॉजिक भले समझ में कुछ लोगों को ही आएगा, 90% गधे लोगों को समझ में ना, दुनिया में 10% ही समझदार लोग हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। 90% गधों की भीड़ है, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिनको समझ में आएगा वो कम से कम उस चीज़ को नहीं मानते, है ना। जैसे जो समझ में आएगा वो लोग नहीं मानते। ये बात अलग है 10% लोग अच्छे विचारों को दबा दिया जाता है 90% गलत विचारों के द्वारा, या फिर 10% चुप बैठे रहते हैं। 10% क्या होते हैं आपके जो है चुप हो जाते हैं, कौन इन गधों से पंगा ले, क्योंकि अपनी फालतू का टेंशन बढ़ाए। लेकिन ये भी गलत है। यदि कोई हिम्मतवर वही है, करेजियस वही है, साहसी वही है जो गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखता है। और आज की डेट में 1% भी कोई मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 1% भी गलत को गलत और सही को सही बोलने वाला मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब अपने स्वार्थों से जुड़े हुए। थोड़ा सा सही बोलेंगे, जैसे अब एक विकास देवी कीर्ति सर का वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, रामायण में जो लिखा था एज इट इज वैसे ही बोला था। वो किसी क्षुद्र के बारे में था। क्षुद्र को राम भगवान ने बिना सोचे समझे क्या कर दिया था, तलवार निकाल करके, है ना, कुछ तो था, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो पूरा वायरल हो गया उसी उतने क्लिप को, कई लोग की धमकी आने लगी घर में। तो उन्होंने पूरा बाकायदा फिर रामायण ला करके पूरा दिखाया कि भाई ये देखो लिखा हुआ है गधो, कि मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने पूरा रामायण को ला करके बुक्स को दिखा करके अंडरलाइन कर करके, तो बोले कि ट्विटर और सोशल मीडिया से निकल के थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लो, तो थोड़ा सा पता चले कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है। लोग पढ़ते ही नहीं है ना, लोग पढ़ते ही नहीं है, और इस कारण से प्रॉब्लम जाती है। समझ कब आप ये सब्जेक्ट पढ़ना अलग बात, ये तो सिर्फ नॉलेज है। वो तो आप अपने जॉब प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो चाहे कुछ भी करो, ये तो आपका एक पर्टिकुलर एक फील्ड का क्या होगा, एक्सपर्टाइजेशन हो गया। लेकिन जीवन का नॉलेज कब मिलेगा, जब आप कुछ जीवन की अच्छी बुकें पढ़ोगे, है ना, जितने भी थिंकर्स है उसको पढ़ोगे। मैं भी नहीं पढ़ा था, पहली बार जब एथिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तब मैं पहली बार इधर फिलोसफी को मुड़ा तो समझ में आया कि मैं कितना गधा था मतलब जब तक मैं फिलोसफी नहीं पढ़ता था, फिलोसफी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, है ना, एथिक्स पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, तब तक मैं लगता था कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं सोचा था कि अपवित्र व्यक्ति यदि मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर, मैं भी वैसे मान के चल रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी तक तुम लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन लॉजिकली देखेंगे तो इसमें कुछ गलत लगता है क्या? लेकिन अभी तक इस डायरेक्शन से तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब इसको कोई अप्रूव यदि इसको बोले गलत बोल रहा है तो फिर वो सिर्फ गलत बोल रहा है का मतलब उसमें दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, लॉजिक नाम की चीज ही नहीं है, वही गलत बोल सकता है ना भाई। कि भगवान अपवित्र कैसे हो सकता है? अपवित्र व्यक्ति भगवान के पास जाए तो वो पवित्र हो जाना चाहिए, ना कि जैसे हम गंगा में नहाते तो पवित्र हो जाते, क्योंकि गंगा पवित्र मान के चल रहे हैं, राइट। वहाँ थोड़ी मना करते कि अपवित्र व्यक्ति गंगा में नहाएगा तो गंगा पवित्र हो जाए, तुम मत नहाओ करके थोड़ी बोलते हैं। तो वहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट लगा रहता है, वहाँ पे सही कॉन्सेप्ट है, मंदिर में उल्टा कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। वो पॉल्यूशन वगैरह की बात अलग है, वो है ना, पॉल्यूटेट करना वो एक अलग मुद्दा हो गया आपका जो है। आ रही बस समझ में? तो इसीलिए जीवन के बारे में तब पता चलेगा जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। तो सुकरात किस पद्धति के द्वारा बोलते हैं? तर्क पद्धति के द्वारा। आगे बस समझे, तर्क पद्धति के द्वारा हम ऑब्जेक्टिविटी तक क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल दे देना, ये वाला भी दे सकते हो।
है ना। इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया कि ईश्वर बड़ा या नैतिकता बड़ी, ईश्वर या नैतिकता बड़ी। तो कई लोगों ने फिर से वही कहा कि ईश्वर आपका क्या है, बड़ा है, तो ईश्वर यदि अनैतिक हो गया तो, यदि कोई ईश्वर अनैतिक काम करे तो ईश्वर ईश्वर कैसे कहलाएगा, फिर नैतिकता बड़ी हो गई, है ना। तो ये थोड़ा सा उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है महिला और ज़्यादा बेटर उसको दे दोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये महिला का प्रवेश मंदिर में पूरी तरह से इलॉजिकल है, मतलब प्रवेश नहीं देना, है कि नहीं। और इस तरीके से दूसरा व्यक्ति है रेने डेकार्ट। ये संदेह पद्धति आपके जो है 17वीं सेंचुरी का है, संदेह पद्धति की बात करता है। डाउटिंग मेथड, स्केप्टिज्म, संदेहवाद कहते हैं हम लोग, स्केप्टिज्म, संदेहवादी है। ये कहता है हर बात पे संदेह करो, हर बात पे शक करो। संदेह का मतलब डाउटिंग, डाउटिंग मेथड, डाउट करना, हर बात पे डाउट करो बोलता है वो। जैसे काला दिख रहा है तो काला है या नहीं इस पर भी डाउट करो। क्यों बोलता है ऐसे? क्योंकि डाउट करोगे तभी सही चीज को जानने की कोशिश करोगे। जैसे मान लिया कि काला है तो फिर हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो कि आपको काला दिखाई दे रहा हो लेकिन वास्तव में काला ना हो, है ना। मैंने कुछ जादू कर दिया, बीच में काली पट्टी लगा दी हो तो कलम का ठीक है, या फिर बीच में लाल, यदि लाल कोई चीज़ है तो बीच में कुछ लाल लगा दिया हो जो आप लोग को दिखाई नहीं दे रही है, और ये काली चीज़ भी लाल दिखाई दे रही है आप, ये भी तो हो सकता है। इसलिए कहता है कि हर चीज़ पे संदेह करो, मानो मत। इससे क्या होगा कि जब संदेह करोगे तभी सही। हम लोग क्या करते हैं, आँख मूंद के मान लेते हैं, कौवा कान ले गया तो कान ले गया, मोदी जी ने कहा तो सही होगा, योगी जी ने कहा तो सही होगा, है ना, किसी बाबा ने कहा तो सही होगा, है ना। हंसी आँख मूंद के मान लेते हैं। 90% मैंने फिर से कहा ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो ये कहता है कि नहीं, कोई भी कुछ भी बोलो, कितना भी तिस्मार खा क्यों ना हो, राइट। यदि भगवान भी कुछ बोल रहे हैं तो उस पर भी क्या करो, संदेह करो, अपना दिमाग लगाओ, चिंतन करो, और उसके बाद देखो कि हाँ वास्तव में सही है गलत है। उसके बाद आपको जो है वो ये भी कहता है कि अपना नाम भी जब बताओ तो शायद मेरा नाम ठीक है, उस पर भी डाउट कर सकते। हो सकता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कहीं और से उठा के लाया, तुम्हारा पहले नाम कुछ और रहा होगा, पैदा होते कहीं और से उठा के ले आया होगा, तुमको बताया नहीं अभी तक। ये भी तो हो सकता है ना, संभावना क्यों नहीं बनती है, तुमको थोड़ी पता, बस तुम तो ये जानते हो कि हाँ इसी घर में पले बड़े हैं। तो उसके लिए फिर डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। उससे प्रूफ होगा कि वास्तव में मैं तुम दोनों का ही, जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं तू एडॉप्टेड है, तू एडॉप्टेड है बोलते रहते हैं ठीक है। बड़ा वाला छोटे वाला, बड़ा वाला छोटे वाला चिढ़ाते रहता है कि तू तो एडॉप्टेड है, हम लोग तेरे को कचरे के डिब्बे से उठा के लाए थे करके, ठीक है। तो छोटा वाला बोलता है तू तू एडॉप्टेड है और वो लॉजिक भी सही देता है, बोले कि ठीक है। यदि नहीं, बड़ा वाला सही लॉजिक देता है, देख यदि मैं एडॉप्टेड कैसे हो सकता हूँ, मैं तो पहले पैदा हुआ, तो एडॉप्टेड हो नहीं सकता है कि नहीं। हाँ, दोनों एडॉप्टेड नहीं हो तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि पहला वाला बोल रहा है कि एडॉप्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि एडॉप्ट नहीं, छोटा वाला सही लॉजिक देता है कि मैं एडॉप्ट नहीं हो सकता है ना। एडॉप्ट आदमी तब करता है जब बच्चा पैदा ही ना हो, ठीक है ना। तो छोटा वाला सही बोलता है, वो उसको बोलता है कि मैं कैसे एडॉप्टेड हो सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आदमी एडॉप्ट तब करता है जब कोई बच्चा पैदा हो, जब तुम पहले पैदा हो गए तो मैं कैसे एडॉप्टेड हो गया, ठीक है। तो वो ये लॉजिक देता है वो सोच करके, समझ रहे ना भाई। तो और दोनों फिर हाँ, इसलिए वो लॉजिक सही देता है, आई ना बस समझ में। हाँ, लड़की उड़की अडॉप्ट कर लेते तो समझ में आता है कि चलो लड़का हुआ तो एक लड़की की ज़रूरत थी तो अडॉप्ट कर लिए वाली बात हो जाती, तो वहाँ पे तो इस तरीके से। तो कहने का मतलब वो यहाँ पे रेने डेकार्ट जैसे लोग कहते हैं कि हर बात पे क्या करो, संदेह करो, हर बात पे क्या करो, संदेह करो। आ रही बस समझ में। तो इस तरीके से रेने डेकार्ट, और अपना नाम भी बताओ तो शायद मेरा नाम
ठीक है, तो आज के बाद किसी को बताओगे तो ऐसे ही बताना, तो सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला लोग पागल हो गया बोलेगा ना। कि खुद खुद का नाम भी कंफर्म नहीं पता। हाँ, हाँ, ठीक है। तो, तो सामने वाले बोलेंगे शायद क्यों बुला रहे हो, तो बोलेगा रेने डेकार्ट ने कहा है। ठीक है। तो ये बोल देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो ये कहना चाहते हैं कि संदेह के माध्यम से हम सही ज्ञान तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। संदेहवादी का मतलब हो गया, संदेह पद्धति का मतलब यही हुआ कि संदेह करते करते हम सही ज्ञान तक क्या कर सकते हैं, आपका जो है संदेह करते करते सही ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है, या पहुंचने की संभावना रहेगी। अब सिर्फ तुरंत मान ही लिया तो फिर उसके बाद आगे का रास्ता बंद हो गया, आप कह जो आगे का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस तरीके से तो ये बोलते हैं कि संदेह पद्धति। क्लियर हो गया तक? चलिए, बस क्या हो गया अभी टाइम, बस एक टॉपिक तो खत्म कर ले भाई। बैठने की आदत डालो, है ना। पढ़ने और जीवन में एक ही आदत काम आएगी जीवन भर। जीवन भर क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट है बेकन। बेकन करके आपका जो है ब्रिटेन ब्रिटेन के होंगे। तो ये कहते हैं रिसर्च एंड आप क्या जो एक्सपेरिमेंट करते रहो, है ना। डेकार्ट से पहले है वैसे, तो डेकार्ट से पहले वाले हैं। तो ये कहते हैं रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करो, उससे सही रास्ते तक पहुंचोगे। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान और प्रयोग। प्रयोग और अनुसंधान करते रहो, तभी सही 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 क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंच जाओगे। आ रही बस समझ में? नया ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते तो पता चलेगा ना क्या सही है क्या गलत है कि नहीं? हाँ, गलत होगा तो सही। अब 100 बार एक्सपेरिमेंट नहीं करते बल्ब की खोज होती है क्या? है ना। आपका क्या नाम है, थॉमस एडिसन के बारे में है ना कि भाई उसने कि 100 बार बनाया तो बल्ब नहीं बना, है ना। 100वें बार 101वें बार बना तो हार मान जाता तो बनता क्या वो? तो एक्सपेरिमेंट करता गया करता गया करता गया, तो और बल्ब की खोज हुई। नहीं करता तो कभी एक रास्ते सही ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाता। महात्मा बुद्ध 6 साल तक तपस्या नहीं करते तो इनलाइटेंड होता क्या उनका? तो कोशिश करते रहो, अनुसंधान करते रहो, किसी न किसी रास्ते से इनलाइटेंड, है ना। कई सारे रास्ते हैं, मैंने कहा भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और एक कर्म मार्ग। 4 रास्ते हैं मोक्ष। और मोक्ष का मतलब वैसे तो जीवन मरण के चरमों से मुक्ति, चक्रों से मुक्ति बताया गया, लेकिन मोक्ष का मतलब आनंदित जीवन प्राप्त करने का। मेरे हिसाब से मोक्ष का मतलब मेरे लिए क्या है, जीते जी आनंदित रहना। मरने के बाद का तो नहीं पता, लेकिन मोक्ष का मतलब मेरे लिए कि जीते जी 24/7 आप अपने मानसिक स्थिति को क्या कर सको, आनंदित रख सको। आनंदित का मतलब है प्लेजर की स्थिति में या फिर डिलाइटफुल की स्थिति में। खुशी एक छोटा शब्द है। जैसे नया मोबाइल खरीदा, खुश हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, जैसे गिरा खुशी खत्म। तो वो थोड़ी देर का है ना, वो स्थिति नहीं होना चाहिए। आनंदित का मतलब है गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, नया ले लेंगे या फिर बिना मोबाइल के काम चला लेंगे। तो वो स्थिति जब प्राप्त कर लोगे तो समझ जाना वो आनंदित, आनंद की स्थिति है। आए ना बस समझ में कि आपकी स्थिति, इसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। गीता में क्या कहा गया है, स्थित प्रज्ञ कहा गया कि दुख हो या सुख हो, खुशी हो या गम हो, दोनों ही स्थिति में हमारी जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, वह क्या होना चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया। आगे बस समझ में? तो लेकिन ऐसी स्थिति वाले कितने मिलेंगे तुम्हारे आसपास? कोई मिलते का? तुम कहाँ से हो जाओगे अभी? ठीक है, जाके कुछ हो जाएगा तो अभी दुखी हो जाओगे, नहीं होते हो। देखो एक मिल गया हमारे पास, ठीक है, अभी तक तो मिला नहीं था। और बताओ। हाँ, अब वो तो पता चलेगा। तुम्हारे बाइक से आए स्कूटी से आए हो? स्कूटी से आए हो कि बाइक से आए हो?
पैदल आया हूँ, ठीक है। मोबाइल देना, थोड़ा पटक के देखते। ठीक है। स्थित स्थित प्रज्ञ दुखों का मतलब ये ना, मोबाइल तुम्हारा तोड़ दे और उस समय भी तुम कोई बात नहीं, सामने वालों को गाली ना दो, सामने वालों को कुछ बोलो, बुरा ना सोचो, तब मानेंगे ना स्थित प्रज्ञ है कि नहीं भाई। चलो ठीक है, इतनी समझदारी भी है, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ठीक है। पापा एक कान से निकाल, पापा तो चिल्लाएंगे, पैसे उनके लगे। ठीक है, चलिए। पापा तो चिल्लाएंगे ना भाई, तुम जब तुम कमा के नुकसान होगा उस समय शांत रहोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में, समझ गए ना। चलिए, एनीवे लेकिन हर आदमी का ऐसा होना ही चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए दो चीज़ जरूरी है। तो पहले तो दिमाग में ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, दुखी होने से कोई फायदा, जो टूट गया तो टूट ही गया, उसको तुम्हारा दुखी होने से वापस तो फोन बनेगा नहीं कि तुरंत फिर से बन जाएगा तुम दुखी हो गए करके। ठीक है, सॉल्यूशन वही है कि नया लेना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा। तो दुख होने का कोई कारण समझ में वहाँ पे नहीं आता है, तो तर्क कहता है कि दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। आ रही ना बस समझ में, लेकिन इतना तर्क लगा लो तब। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए फिर ध्यान पद्धति दी गई है। तर्क तो सही हो गया तुम्हारा, लेकिन इसके बाद फिर ध्यान जब तक नहीं करोगे, इसलिए ध्यान पद्धति भी दी गई है, मेडिटेशन दिया गया है। जब मेडिटेशन की स्थिति को करोगे तो अपने आप वो चीज़ें अपने आप न्यूट्रल हो जाती है, दिमाग में संतुलन इतना हो जाता है कि फिर अब वो आपके इफेक्ट है, आपके हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बायोलॉजिकल भी होती है ना, जैसे कुछ आया देखे, दिमाग ने कहा कि गलत हुआ और तुम तुरंत हार्मोनल चेंजेस हो गए, दुख हो गए। तो ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं, हार्मोनल को अपने कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो हाँ, तो थोड़ा सा सिखाऊंगा। नहीं, ध्यान ठीक है, एक दो ऐसी पद्धतियां हैं जिसको करोगे तो फिर वास्तव में लगेगा कि हाँ कुछ गेन हुआ है। ठीक है, वो बाकी तुम कॉमन जानते हो तो थोड़ा बहुत है ही है, उसके अलावा एनीवे ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो बेकन का, इसके अलावा एक और है एडमंड हर्सल करके, एक और है आपका एडमंड हर्सल। एडमंड हर्सल इंग्लिश में हो जाएगा आपका जो है, एडमंड किस में लिख लोगे, ईडी, हर्सल, हुर्सल है वैसे, हुर्सल। आधा सा हुर्सल, हुर, इस टाइप से कुछ होगा, एडमंड हुर्सल। तो इन्होंने कहाँ तक पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए उसने कहा कि चीजों को तोड़ तोड़ करके खोजना, ब्रेक कर करके, मतलब चीजों को तोड़ तोड़ करके देखना, या कोई भी घटना हो देखना या खोजना, ब्रेक कर करके। आपका जो समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को देखना है खोजना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो है इन्वेंट या रिसर्च या फिर फाइंड आउट बाय ब्रेकिंग इन स्मॉल पार्ट, छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ तोड़ करके देखना, सोचना, चिंतन, मतलब थोड़ा 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 करके चिंतन, जहाँ तक सही है नहीं है, सही है तो क्यों सही है, आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप क्या जो है ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी द फिनोमिनोलॉजी, इनकी एक बुक है आपका जो है द फिनोमिनोलॉजी। परिघटना होता है वैसे तो, लेकिन इंग्लिश में भी लिख, हिंदी में भी लिख लो, तोड़ तोड़ कर खोजना। तो इससे कैसे हम पहुंचेंगे, ऑब्जेक्टिविटी तक कैसे पहुंचेंगे, डेफिनेटली हम हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे, है कि नहीं, स्क्रूटनाइज करते हुए देखेंगे, सूक्ष्म तरीके से देखेंगे, तो डेफिनेटली हम सही चीज़ तक क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे यदि कोई गरीब का बच्चा पेड़ पे चढ़ता है ना, आम तोड़ने के लिए, तो बेचारे को हम क्या बोल देते हैं, चोर बोल देते हैं। लेकिन वही जब अमीर का बच्चा पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ लेता है तो बोलते कितना साहसी, चढ़ करके आम पे पेड़ पे चढ़ गया और क्या कर लिया। कॉमनली ऐसा होगा ना गांव में, एक चलो मान लो आपके घर में
या कहीं पे पेड़ लगा हुआ है जो, तो कोई गरीब का बच्चा आकर के तोड़ के चला जाएगा तो साहसी थोड़ी बोलेंगे हम लोग, सीधा सीधा डायरेक्टली चोर बोल देते हैं। और कोई पैसे वाले घर का बच्चा है और पेड़ पे चढ़ा और आम भले तोड़ के, वो भी वही काम कर रहा है, वो भी वही तोड़ करके खा रहा है बिना बताए, वो भी बिना बताए खा रहा है, लेकिन दोनों का जो परसेप्शन हमारा होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि सोचेंगे इस पैसे ऑलरेडी तो चोरी क्यों करेगा, है ना। अब सामने वालों को हम क्या बोल देंगे। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ करके सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके आधार पर क्या करना है आपको, जो है सही तक पहुंचना है। तो यह एक मेथड उन्होंने बताई थी ऑब्जेक्टिविटी तक पहुंचने की। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी तक इन सभी रास्तों से क्या होता है, पहुंचा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करने के तरीके आ रही बस समझ में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्टिविटी से क्या समझते हो, ऑब्जेक्टिविटी कैसे प्राप्त की जा सकती है, राइट। या फिर दूसरा ये एक क्वेश्चन भी बनेगा कि प्रशासक के लिए ऑब्जेक्टिविटी क्यों जरूरी है, या पूरी तरह से पॉसिबल है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है, 100% भले पॉसिबल ना हो, लेकिन जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है ऑब्जेक्टिविटी रहेगी प्रशासक में, उतना ही वह जनता और देश की सेवा के लिए क्या कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। आगे बस समझ में। तो बाकी कल देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी सीखने के तरीके कौन से हैं और उसके लाभ और हानि क्या क्या है। फिर उसी के अंतर्गत 4 चीज़ें जो है उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। आ गई बस समझ में। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी मेरे ख्याल से। अंशिता तो पहले हाथ खड़ा कर दी, थोड़ा शाम तक दूंगा।